आप लोगों को बता दें कि विवेक बाल निकेतन स्कूल जो है वह ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण हम जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इसीलिए विवेक बाल स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस की एक मुहिम शुरू की है, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स घर पे है तो घर पे रहते हुए भी स्टडी कर सकें, तो उनकी स्टडी के अंदर किसी प्रकार का जो उनकी पढ़ाई जो है बाधित नहीं हो। इसी को देखते हुए विवेक बाल निकेतन स्कूल ने जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। तो इसी के तहत आज हम साइंस की फर्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक कुछ साइंस का टॉपिक जो है वो करवाने जा रहा हूँ। और एक आप सभी बच्चों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अभी जैसे कि हमें पता है कि बुक्स की दुकानें जो हैं वो तो अभी खुली नहीं है, तो जितने भी अगर आपके पास कोई पुरानी कॉपी है और कई अदर कोई सी भी सब्जेक्ट की है तो उसको आप एक तरह से साइंस की फेयर कॉपी बना ले और कुछ नोट्स कुछ लिखते रहे इसके अंदर, जैसे कि आगे के लिए आपको सुविधा रहे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ साथ में लिखते रहे और अपनी जो स्टडी है वो हम यहीं से करते रहेंगे जब तक कि स्कूलें नहीं खुल जाती। तो अब आप सभी लोगों का मेरी तरफ से स्वागत है विवेक बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास, जिसके अंदर आज हमने जो लिया है पाठ 13 ध्वनि लिया है। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस बार जो है 8th का जो सिलेबस है वो भी चेंज है और एनसीईआरटी कोर्स जो है वो लागू हुआ है। तो एनसीईआरटी कोर्स के अकॉर्डिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम चलते हैं इसकी क्लास के ऊपर हमारी। तो पाठ 13 है ध्वनि। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ध्वनि क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ध्वनि का अर्थ क्या है। ध्वनि जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउंड, नॉर्मल भाषा में आवाज, तो वही ध्वनि है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो यह क्या है, ध्वनि है। ध्वनि के वजह कारण से ही हम सुन सकते हैं। और एक बात की ध्वनि जो है वो क्यों उत्पन्न होती है, किस कारण से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि हमेशा याद रखिए, ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के कारण। अगर कहीं भी ध्वनि हो रही है इसका मतलब यह है कि वहां पे कंपन हो रहा है। बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को बजाते हैं, जैसे कि आप अपने हाथ में एक थाली लीजिए और उसको बजाइए, बजाने के बाद में उसको हाथ लगा के देखिए, आपको वो हल्का सा उसके अंदर जो कंपन है वो महसूस होगा, जिसको इंग्लिश में वाइब्रेशन कहते हैं। वो जो वाइब्रेशन, वो जो कंपन है वो हमें महसूस होगी। तो उन्हीं कंपन की वजह से ही जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, ध्वनि। तो ये तो ठीक है, ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है तो हमें पता होना चाहिए कि ध्वनि जो है वह कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। फिर अब आगे चलते हैं कि ध्वनि जो होती है कितने प्रकार की होती है। तो ये है ध्वनि के प्रकार। ध्वनि जो होती है वह 3 प्रकार की होती है, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। और श्रव्य ध्वनि कौन सी होती है, ध्वनि का जो मात्रक होता है वो हर्ष होता है। तो जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होती है उसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। फिर होती है अपश्रव्य ध्वनि। तो ये अपश्रव्य ध्वनि क्या है कि 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनियां होती है वो अपश्रव्य ध्वनियां कहलाती है। और एक आती है पराश्रव्य ध्वनि। तो पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक वाली ध्वनियां होती है वो पराश्रव्य ध्वनियां कहलाती है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार ये जो है इस पार्ट को आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको याद रहे कि स्वर ध्वनि किसे कहते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसे हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो ये हो गए ध्वनि के प्रकार। और ध्वनि के प्रकार के बाद में एक चीज और आती है कि ये आवृत्ति क्या है। कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछने आता है कि आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आवृत्ति की एक सिंपल सी परिभाषा है कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की जो संख्या होती है वह आवृत्ति कहलाती है। तो यह क्या है, आवृत्ति की जो परिभाषा है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो पॉज करके इसको अपनी कॉपी में उतार लें और इसको याद कर लें कि आवृत्ति की परिभाषा क्या है। आवृत्ति की परिभाषा ये है कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की जो संख्या है वो आवृत्ति कहलाती है। यानी अगर इसको साधारण भाषा में समझे तो क्या है कि भाई 1 सेकंड में जितने भी कंपन होते हैं वह क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। उसको हम आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति के साथ एक आवृत्ति का एक सूत्र भी होता है। यह आवृत्ति का सूत्र है, अगर आवृत्ति निकालना आ जाए तो कंपनों की संख्या बट्टा कंपनों में लगा समय, यह क्या है, आवृत्ति का सूत्र है। इसको भी नोट कर लीजिए और इसको भी हमें याद करना है। उसके बाद में हम एक आगे बात करते हैं आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक कंपन के अंदर जो समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। यही इसकी परिभाषा है। अगर प्रश्न आ जाए
कि आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो हमें यह बताना है कि एक कंपन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो इस प्रकार से अभी काफी चीजें जो होती है वो हमारी क्लियर होती जा रही है। और आवर्तकाल का भी एक सूत्र होता है। आवर्तकाल का सूत्र क्या है, 1/आवर्ती। ये आवर्तकाल का सूत्र है, 1/आवर्ती आवर्तकाल का सूत्र होता है। तो याद रखिए, ये सारे जो है मेन क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि पूछ लिया जा सकता है कि भाई ध्वनिया कितने प्रकार की होती है, तो हमें यह बताना है कि ध्वनिया जो होती है वह 3 प्रकार की होती है, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। और फिर अगर अलग अलग परिभाषा पूछ ले कि श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तब हमें यह बताना है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। पूछ ले कि अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हमें देनी है कि 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो हमें बताना है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनियां होती है वह पराश्रव्य ध्वनियां कहलाती है। इसी तरीके से आवर्ती का पूछ ले, आवर्ती किसे कहते हैं, तो आवर्ती की, और कई बार आवर्ती का सूत्र भी पूछ लेते हैं कि आवर्ती किसे कहते हैं, इसका सूत्र भी लिखिए। तो आवर्ती की परिभाषा यह है, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। और आवर्ती का सूत्र होता है कंपनों की संख्या घटा कंपनों में लगा समय, यह आवर्ती का सूत्र होता है। और अगर प्रश्न आ जाए कि आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि एक कंपन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। और इसका सूत्र है आवर्तकाल का 1/आवर्ती। तो ये तो जो मेन जो मुख्य जो परिभाषाएं थी ध्वनि और पाठ के आधार पर वो सारी थी। उसके बाद में हम सबको पता है हम जो ध्वनि है वो कहाँ से सुनते हैं, हमारे कान से। तो कान का जो मानव कान है, मानव कर्ण जिसको कहते हैं मानव कान यानी कि कर्ण, उसका भी हम देख लेते हैं वर्णन। यह जो है प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में से गिना जाता है, क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि मानव कान का सचित्र वर्णन कीजिए या मानव कर्ण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर हमें कुछ बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये कि हमें इसका जो चित्र बनाना है, डायग्राम जो बनाना है वो किस प्रकार से बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से इसका चित्र बनाना है। दूसरी चीज कि इसके जो मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो मानव कान है, मानव कान के जो मुख्य भाग होते हैं वो ये होते हैं, सबसे आगे आगे जो बाहर वाला भाग है वह भाग जो हमारे बाहर निकला हुआ होता है, जैसे कि यानी कि ये वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं पिन्ना। तो मानव का जो बाहर निकला हुआ जो कान का जो हिस्सा शरीर से बाहर निकला हुआ होता है उसे हम पिन्ना कहते हैं। और पिन्ना की जो आकृति होती है वह एक कीट के समान, सामान्य भाषा में जिसे हम कहते हैं कीमा, उस कीट के समान जो होती है वह होती है, ठीक है। इंग्लिश में फनल कहते हैं और सामान्य भाषा में कीट कहते हैं। तो जो इसकी आकृति जो होती है वह कीट के समान होती है और इसका कार्य होता है ध्वनि को इकट्ठा करना। फिर यहाँ से जो ध्वनि होती है वह जाती है एक गुहिका के अंदर से होकर के गुजरती है, तो इस गुहिका को हम श्रवण गुहिका कहते हैं। ये जो गुहिका है जहाँ से ये अंदर जो ध्वनि जा रही है फिर ये श्रवण गुहिका कहलाती है। और श्रवण गुहिका जहाँ पर समाप्त होती है वहां पर एक पतली सी झिल्ली होती है और दृढ़ता से तनित होती है वो झिल्ली। इस झिल्ली को हम कर्णपटह कहते हैं। कर्णपटह जिसको हम सामान्य भाषा में कान का पर्दा भी कह सकते हैं। तो यह जो है यह हमारा कर्णपटह या इसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं। और बाद में इसके आगे जो चलते हैं तो यह अंतःकरण आ जाती है। फिर यह जो कर्णपटह जो होता है जब ध्वनि इसके ऊपर टकराती है तो कर्णपटह क्या करता है, कान का पर्दा कंपन करता है। यह अपने जो कंपन होता है वह अंतःकरण तक भेजता है और अंतःकरण क्या करता है, श्रवण तंत्रिकाओं के यहाँ पीछे श्रवण तंत्रिकाएं होती है और यह श्रवण तंत्रिकाएं जो है वो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। तो अंतःकरण यह कार्य करता है कि श्रवण तंत्रिकाओं के माध्यम से जो है यह जो ध्वनि है, ध्वनि की तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और इसकी वजह से हम सुन पाते हैं। एक बार मानव कान का जो वर्णन है वो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले मुख्य भाग कौन कौन से हैं, इसके मानव कान के मुख्य भाग है पिन्ना, श्रवण गुहिका, कर्णपटह यानी कि कान का पर्दा और श्रवण तंत्रिका। अब हम इसकी ये तो हो गई इसकी संरचना, इसके मुख्य नाम। फिर देखते हैं कि कार्य प्रणाली किस प्रकार है, उसकी संरचना कैसी है। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो मानव कर्ण है वो 3 हिस्सों में विभाजित होता है। जो हिस्सा हमारे शरीर से बाहर निकला हुआ होता है उसको हम बाह्य कर्ण भी कहते हैं
पिन्ना कहते हैं। इसके अलावा इस हिस्से को हम बाह्य कर्ण भी कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है वो अंतःकर्ण मध्य कर्ण कहलाता है और ये अंतःकर्ण कहलाता है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि कान का वह हिस्सा जो शरीर से बाहर निकला हुआ होता है उसे हम पिन्ना कहते हैं। यह इसकी आकृति जो होती है कीपनुमा होती है और इसका कार्य होता है ध्वनि को इकट्ठा करना। ध्वनि इसमें से होते हुए गुहिका में से गुजरती है, जिसे केवल श्रवण गुहिका कहते हैं। और श्रवण गुहिका जहां पर समाप्त होती है वहां पर एक पतली सी झिल्ली जो है वो दृढ़ता से तनित रहती है, जिसको कि हम कर्णपटल या फिर सामान्य भाषा में कान का पर्दा भी कहते हैं। जब ध्वनि कर्णपटल पर टकराती है यानी कान के पर्दे पर टकराती है, तब कर्णपटल यानी कान का पर्दा कंपन करता है और यह अपने कंपन जो होता है वह अंतःकर्ण तक भेजता है। अंतःकर्ण इन ध्वनि तरंगों को जो है वह तरंगों में परिवर्तन करके फिर श्रवण तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है और जिसकी वजह से हम जो ध्वनि है वह सुन पाते हैं। अब हम बात करते हैं भाई हमारे मनुष्य के वाक तंत्र की। वाक तंत्र यानी कि वह स्थान जहाँ से ध्वनि हमारी जो ध्वनि होती है वह हमारे गले के अंदर एक वाक यंत्र तंत्र होता है, उसकी वजह से उत्पन्न होती है। वाक तंत्र जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, कहाँ पर स्थित होता है। अगर आप सब लोग अपने गले के यहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे और साथ में कुछ भी शब्द बोलेंगे तो आपको एक कंपन सा महसूस होगा। यहाँ पे अपने हाथ पे थोड़ा कंपन महसूस होगा। तो ये जो हिस्सा है यह क्या है, वाक तंत्र है। वाक तंत्र जिसके कारण से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। अभी वाक तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है कि जो वाक तंत्र है अब इसके अंदर दो स्नायु संधि बंधन होते हैं और जैसे ही हवा जो होती है वह बाहर निकलती है या अंदर आती है, तब जैसे हवा बाहर निकलती है तो जो स्नायु संधि बंधन होते हैं वो खिंच जाते हैं। तो उसी की वजह से यह जो ध्वनि है यह उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे अगर पतली सी जो कागज की जो पट्टियां उनको लेकर बीच में फूंक मारे तो उनके अंदर से आवाज सी आती है। इसी प्रकार से हमारा जो वाक तंत्र है वह भी कार्य करता है। इसके अलावा हम एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि हमने आवर्ती देखी, आवर्तकाल देखा, श्रव्य अक्षर प्राश्रय ध्वनि देखी और आवर्ती का जो सूत्र है वह हमने देखा और आवर्तकाल का सूत्र देखा। इस प्रकार के से एक और चीज आती है और वह होती है आयाम। तो एक और चीज होती है वो होती है आयाम। अभी आयाम क्या है, तो जैसे कि हम पता है कोई भी जब ध्वनि उत्पन्न होती है वही तब क्या होता है, जब भी कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तब वहां कंपन होता है। अब कंपन का सही अर्थ क्या है, कंपन का सही अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु, जैसे कि मान लो हम एक कोई रबड़ की कोई तार लेते हैं, ठीक है, उसको हम अपने मुंह से पकड़ के और दूसरा अपने हाथ से पकड़ के उसको यूं पकड़ के छोड़ते हैं तो वह कुछ देर तक ऊपर नीचे होगा और हल्का सा कंपन हमें महसूस होगा। तो वह जो क्या है, कंपन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपन, तो वही चीज कंपन है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु है उसकी ये मान लो उसकी रुकी हुई स्थिति है, इसको हम खींच के छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगी और ये नीचे भी आएगी यूं, ठीक है। अगर ऊपर वाली मध्य स्थिति को हम ओ माने, ऊपर वाली को ए और इसको हम बी माने, तो कंपन की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। कंपन की परिभाषा तो यह है कि वस्तु का माध्य स्थिति से उसका अधिकतम विस्थापन पर जाना और पुनः उसकी माध्य स्थिति से होते हुए उसका नीचे की तरफ अधिकतम विस्थापन पर जाकर के पुनः वापस माध्य स्थिति पर ही आना है, तो उसका कंपन है। कंपन का मतलब जब वह इस बिंदु ए से ओ और ओ से बी से होते हुए वापस ओ पे आए तो ये तो उसका कंपन हो गया। यानी कि कोई भी वस्तु जो है वह पूरी तरीके से घूम के वापस वहां आ गई, तो यह उसका एक कंपन है। अब हम बात करते हैं आयाम क्या है। आयाम यह होता है कि किसी भी वस्तु का उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन तक जाने को हम आयाम कहते हैं। यानी कि ये जो होगा यह इसका आयाम होगा, यह इसका आयाम है। तो ये याद रखिएगा, अगर आयाम की परिभाषा आ जाए तब हमें क्या लिखना है। आयाम की परिभाषा में हमें यह लिखना है कि किसी वस्तु के माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं।